हेलो दोस्तों, आपके डिमांड पर आज मैं आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क का तीसरा सीजन लेकर आया हूँ, जो इस प्रसिद्ध सीरीज का आखिरी सीजन है। और मेरा यकीन मानिए इस सीजन की कहानी बाकी दो से बेहतर है। वहीं अगर आपने इसके पिछले दो सीजन्स नहीं देखे तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे देखना ना भूलेगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस सीजन के पहले एपिसोड की शुरुआत साल 1893 में एक आइलैंड से होती है, जहां बहुत तेज बारिश हो रही होती है। इस बारिश से बचने के लिए एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ उस आइलैंड पर मौजूद एक होटल में जाती है और वहां के मैनेजर स्टैनली से एक रात के लिए रूम किराए पर मांगती है। लेकिन स्टैनली उसे बताता है कि फिलहाल होटल के सभी कमरे बुक्ड है। तभी उस औरत की नजर की होल पर पड़ती है, जिसमें रूम नंबर 13 की चाबी लटक रही होती है, यानी कि रूम नंबर 13 अब भी खाली है। वो जब स्टैनली से इस बारे में बात करती है तो मैनेजर उसे वो रूम देने से साफ मना कर देता है, क्योंकि होटल की पॉलिसी के मुताबिक किसी भी मेहमान को रूम नंबर 13 में रुकने की इजाजत नहीं थी। वो अब एक बार फिर उनसे सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही मैनेजर वहाँ से जाता है, उस औरत की बेटी बेटी रूम नंबर 13 की चाबी चुरा लेती है, जिसके बाद तीनों चुपके से उस रूम में दाखिल हो जाते हैं। पर उन्हें कोई आइडिया नहीं कि उन्होंने खुद को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। शुरू में सब कुछ नॉर्मल होता है और बेटी अपने खिलौने के साथ बिस्तर पर खेल रही होती है, जबकि उसकी माँ बाथरूम में नहाने की तैयारी करने लगती है। लेकिन तभी उसे बेटी की चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो बहुत घबरा जाती है और भागकर बेडरूम में वापस आती है। वो अपनी बेटी को ढूंढने लगती है, लेकिन बेटी कहीं नजर नहीं आती। साथ ही वो ये भी नोटिस करती है कि उसका छोटा बेटा भी वहाँ से गायब है। अचानक से फिर उसे रूम में लगे एक मिरर के पीछे से बेटे की आवाज सुनाई देती है, जो मदद के लिए पुकार रही होती है। अब जब वो मिरर में अपनी परछाई देखती है तो उसकी परछाई उसे इशारे से अपने पास बुलाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो मिरर के पास जाती है, उसे मिरर के अंदर एक सफेद कपड़े पहने एक भयानक चुड़ैल नजर आती है। और फिर उस औरत के चीख के साथ ये सीन यही कट हो जाता है। आप सीन कई सालों बाद प्रेजेंट समय में शिफ्ट हो जाती है, जहां हम कायला नाम की एक टीनेज लड़की को देखते हैं, जो उसी भूतिया आइलैंड पर अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने जा रही होती है। यहाँ जब वो अपना सामान पैक कर रही होती है, तभी उसके हाथ एक तस्वीर लगती है, जो उसकी और उसकी जुड़वा बहन बेली की होती है। इसे देखकर कायला थोड़ी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि अब बेली इस दुनिया में नहीं रही। तभी वहाँ उसका दोस्त लियो आता है, जो उसका सामान पैक करने में उसकी मदद करता है। इसके बाद सभी दोस्त समर, फेरिस और समर की कजन जूल्स एक स्पीड बोट में बैठकर आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में फेरिस जूल्स से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जूल्स बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती और उसे इग्नोर कर देती है। वो फिर देखते देखते सभी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जो काफी खूबसूरत होता है। पर आइलैंड छोटा होने के कारण वहाँ सिर्फ एक ही होटल अवेलेबल होता है, इसलिए सभी लोग उस भूतिया होटल में रुकने का फैसला करते हैं। हालांकि लियोन सभी को चेतावनी देता है कि ये होटल हॉन्टेड है और पिछले कुछ सालों में यहाँ से कई लोग अचानक से गायब हो गए। लेकिन उसके दोस्तों को लगता है कि ये सिर्फ एक अफवाह है, इसलिए सभी लियो की बात को इग्नोर करके होटल में रुकने का फैसला करते हैं। होटल में जूल सभी को अपने बॉयफ्रेंड रॉबी से मिलवाती है, जो उनका वहाँ पहले से इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि वो उसी आइलैंड पर रहता है। लेकिन जब रॉबी सबके सामने जूल्स को किस करता है तो ये देखकर फेरिस को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो जूल्स को पसंद करता था। आप जूल सबको बताती है कि उन चारों के लिए उसने एक बड़ा रूम बुक कर लिया है, पर वो खुद अपने बॉयफ्रेंड के घर में उसके साथ रहने के लिए चली जाती है। यहाँ पर एज एन ऑडियंस एक हैरान कर देने वाली बात सामने आती है कि होटल का मैनेजर अब भी स्टैनली ही है, जो इतने साल गुजर जाने के बाद भी अब तक जिंदा था और एक पल के लिए भी बूढ़ा नहीं नजर आता। इसके बाद स्टैनली सभी को उनका रूम दिखाने के लिए ले जाता है। जिसी बीच कायला नोटिस करती है कि वहाँ 13 नंबर का कोई भी कमरा मौजूद नहीं है। इस पर अब जब वो स्टैनली से इस बारे में पूछती है तो वो उन सभी से झूठ कह देता है कि होटल में 13 नंबर का कमरा कभी नहीं बनाया गया, क्योंकि होटल के मालिक आदिवासी थे और उनका मानना था कि 13 नंबर अशुभ होता है। इसके बाद स्टैनली उन सभी को उनका रूम दिखाता है, जो काफी बड़ा और शानदार होता है, जो देखकर सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच कायला को रूम के वेंट के दूसरी तरफ से इसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है, पर वो इसे अपना भ्रम समझकर इग्नोर कर देती है। आप थोड़ी देर बाद सभी बीच पर घूमने चले जाते हैं, जहाँ बीच पर कायला 2 छोटी जुड़वा बहनों को खेलते हुए देखती है, जिससे उसे अपनी बहन बेली की याद आने लगती है। इससे वो थोड़ी उदास हो जाती है और बीच के दूसरी तरफ अकेले बैठ जाती है, जहाँ वो बेली को याद करने लगती है। तभी उसे बीच पर अपनी उम्र का एक लड़का मैक्स दिखाई देता है, जो उसे इशारों में बात करता है।
कायला भी जवाब में उसे हेलो कहती है और फिर मैक्स वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में रात के वक्त कायला सोते हुए दिखाई देती है, जिसे सपने में अपने बचपन की कुछ यादें याद आती है, जिसमें वो बेली के साथ खेल रही होती है। लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है और उसे वेंट के दूसरी तरफ से फिर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। इस बार तो वेंट से खून भी बाहर आने लगता है, जो देखकर कायला परेशान हो जाती है और अपने कमरे से बाहर निकलकर उस औरत को ढूंढने लगती है। तभी फिर अचानक एक भूत जोड़ी की आत्मा वहाँ आती है, जो पागल की तरह अभी अपने बच्चों को ढूंढ रही होती है। वो कायला से पूछती कि क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है। कायला जवाब में ना कहती है, जिसके बाद जोड़ी वहाँ से चली जाती है। आप जोड़ी के जाने के बाद कायला को सामने वाले रूम नंबर 14 के अंदर से एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन जैसे वो दरवाजा खोलने जाती है, स्टैनली वहां आकर उसे अंदर जाने से रोक लेता है। कायला अब उसे बताती कि अंदर एक छोटी बच्ची रो रही है और शायद उसे मदद की जरूरत है। इस पर स्टैनली दरवाजा खोलकर अंदर दिखाता है, लेकिन कायला देखती है कि अंदर सिर्फ होटल की पुरानी बेडशीट्स रखी है। स्टैनली अब कहता है कि शायद उसे कोई भ्रम हुआ, जिसके बाद वो कायला को गुड नाइट कहकर वहां से चला जाता है। अब अगले दिन बीच पर जब सभी दोस्त एक जगह बैठकर बात कर रहे होते हैं, तब वहाँ उनकी मुलाकात मैक्स से होती है, जो सभी को बताता है कि वो इसी आइलैंड पर रहता है और उनके होटल में ही बेली बॉय का काम करता है। लेकिन जब मैक्स उन्हें बताता है कि उसे ये आइलैंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो इस गोस्ट आइलैंड को छोड़कर जाना चाहता है, तो इस पर लियो उससे सवाल करता है कि लोग इस आइलैंड को गोस्ट आइलैंड क्यों कहते हैं। जवाब में मैक्स उन्हें बताता है कि ये सब होटल में बने हुए उस रूम नंबर 13 के वजह से है, जो होटल में ही मौजूद है। लेकिन होटल का मैनेजर लोगों से इस बात को छिपाता है। वो फिर उनसे पूछता है कि क्या तुम रूम नंबर 13 की डरावनी कहानी सुनना चाहोगे। पर डरावनी कहानी सुनकर सभी बच्चे एकदम से दुखी होकर शांत हो जाते हैं। इस पर जब मैक्स इसकी वजह उनसे पूछता है, तो कायला उसे बताती है कि कुछ समय पहले हमारा मिडनाइट सोसाइटी के नाम से एक सीक्रेट ग्रुप हुआ करता था, जहां हम सभी मेंबर्स एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुनाया करते थे। लेकिन पिछले साल मेरी बहन बेली, जो मिडनाइट सोसाइटी की एक मेंबर थी, उसकी अचानक से मौत हो जाने के बाद हमने मिडनाइट सोसाइटी को खत्म कर दिया और तभी से कोई भी एक दूसरे को और स्टोरीज नहीं सुनाता। ये सब जानने के बाद मैक्स उन सभी से माफी मांगता है, लेकिन कायला उससे कहती कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जिसके बाद वो उसे कहानी सुनाने के लिए कहती है। आप सभी दोस्तों की सहमत के बाद मैक्स उन सभी को रूम नंबर 13 की हॉरर स्टोरी सुनाना शुरू करता है और इसी के साथ सीन 1996 में शिफ्ट हो जाती है, जहां हम होटल में काम करने वाले पोर्टर नाम के एक बेल बॉय को देखते हैं, जो हमेशा की तरह शाम को बड़े मजे से म्यूजिक सुनते हुए अपना काम कर रहा होता है। तभी रिसेप्शन पर एक कॉल आता है और जैसे ही वो कॉल पिकअप करता है, तो सामने से उसे एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई देती है, जो उसे बताती कि वो होटल में रूम नंबर 13 में फंसी हुई है। कॉल पर वो बूढ़ी औरत काफी डरी हुई लग रही थी, जो पोर्टर से मदद की भीख मांग रही थी। लेकिन फिर अचानक से उसका कॉल कट हो जाता है, इसलिए पोर्टर उसकी मदद करने के लिए रूम नंबर 13 की तरफ जाने लगता है। पर रास्ते में उसे होटल में काम करने वाला उसका दोस्त रिकी मिलता है, जिसे पोर्टर बताता है कि उसके पास आज रात होने वाले कॉन्सर्ट की 2 टिकट्स है और वो उसे अपने साथ कॉन्सर्ट में चलने के लिए पूछता है, जिसके लिए रिकी हाँ कर देता है। लेकिन जब पोर्टर उसे बताता है कि फिलहाल तो वो रूम नंबर 13 जा रहा है, क्योंकि वहाँ किसी औरत को मदद की जरूरत है, तो ये सुनकर रिकी थोड़ा हैरान नजर आता है। इस पर रिकी उसे बताता है कि उस रूम में किसी को रुकने की इजाजत नहीं है, तो कोई औरत वहां से कैसे कॉल कर सकती है। लेकिन पोर्टर कहता है कि शायद वो गलती से उस रूम में चली गई होगी, और इतना कहकर वो रूम नंबर 13 की तरफ चला जाता है। रूम में पहुंचकर जब पोर्टर उस फोन वाली औरत को आवाज लगाता है, तो काफी देर तक उसे कोई जवाब नहीं मिलता। पर फिर एकदम से जैसे ही पोर्टर रूम में लगे हुए मिरर में अपनी परछाई देखता है, तो उसकी परछाई थोड़ी अजीब हरकतें करने लगती है और रूम से बाहर भागने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक दरवाजा अपने आप ही लॉक हो जाता है। पोर्टर फिर एक भयानक मंजर देखता है। एक सफेद कपड़े पहने हुई औरत उस मिरर से बाहर आने की कोशिश कर रही होती है और इसी के साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। आप सीन वापस प्रेजेंट समय में शिफ्ट होता है, जहां मैक्स कहानी का अंत करते हुए ये कहता है कि इसके बाद पोर्टर का आज तक पता नहीं चल पाया। पर उसकी ये कहानी सुनकर सभी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और जब मैक्स उन्हें बताता है कि रूम नंबर 13 रूम नंबर 14 के पीछे छुपाया गया है, तो सभी उसके साथ आज रात रूम नंबर 13 को ढूंढने का फैसला करते हैं। अब रात होते ही सभी चुपके से रूम नंबर 14 की चाबी की होल्डर से चुरा लेते और फिर वो सभी उस रूम में जाकर वहां रखे कपड़ों को हटाने लगते, जिसके पीछे उन्हें छुपाया हुआ रूम नंबर 13 का दरवाजा मिल जाता है।
पर जैसे ही वो उस रूम में दाखिल होते पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है और दरवाजा भी अपने आप ही लॉक हो जाता है। इतना नहीं कि रूम का टेलीफोन भी काम करना बंद कर देता है। फिर जब मैक्स मिरर में अपनी परछाई देखता है तो उसके साथ भी बिल्कुल पोर्टर जैसा ही होता है। वो सफेद कपड़ों पहने वाली चुड़ैल मैक्स को अपनी तरफ खींचने लगती है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है और वो आत्मा मैक्स को दूर ढकल देती है, जिसके साथ ही रूम का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। उसके बाद सभी बच्चे भागकर वहां से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन इस घटना के बाद मैक्स इतना ज्यादा घबरा गया होता है कि वो सभी बच्चों को कॉरिडोर में छोड़कर अकेला ही भागकर होटल के बाहर जाकर बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं कि मैक्स अपनी जेब से 1996 की कॉन्सर्ट की टिकट्स बाहर निकालता है। यानी कि मैक्स दरअसल एक आत्मा है और जो पोर्टर रूम में फंस गया था वो असल में मैक्स ही था। लेकिन अभी तक उसे ये पता नहीं चल पाया कि रूम में उसकी मौत कैसे हुई। वहीं दूसरी तरफ उसी रात जब कायला और समर अपने रूम में सो रही होती है, तब हम देखते हैं कि उनके कमरे के मिरर में कोई आत्मा दूसरी तरफ से नॉक करके उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन दोनों उस वक्त सो रही होती है, इसलिए उन्हें इसका पता भी नहीं चल पाता। जिस सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 1 यही समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसके आगे के पार्ट देखने हैं तो इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।